हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के क्लासेस में। और आज हम अपना ज्योग्राफी का नया चैप्टर रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम हिमालयन रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में हमने पढ़ा था, डेक्कन प्लेटो के बारे में हमने जाना था, इम्पोर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं वो भी हम सब पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो जाके देखें, क्योंकि हम नोट से पढ़ाई कर रहे हैं और ये जो नोट्स हैं ना, ये सारे आपकी जितने भी एनसीईआरटी है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है वहाँ से मैंने कंपाइल करके बनाई है और वही चीज़ बनाई है जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। ऐसे पढ़ने को तो हम कितना भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो अभी जॉब लेने के लिए है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप वो देखिए, जो पेपर के लिए ज़रूरी है उतना ही पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी, जब आप जॉब लग जाएगी तब पढ़े, ठीक है। तो आज हम रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है और हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, उसके बाद इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास, इधर से कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। उसके बाद हम पेनिनसुलर एरिया में देखेंगे कौन कौन सी रिवर है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब हम देखेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो पेपर में कभी कभी पूछी जाती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, इस जो ये बेसिक टर्म्स है इसमें इसको मैं जितना बताऊंगा उतना ही पढ़ना, क्योंकि इसको अगर हम डीप में जाएंगे तो एक एक वर्ड पे पूरा एक लेक्चर बन सकता है, ठीक है ना। आपको इतनी ज़रूरत है, पेपर में वन वर्ड आता है, आपसे डेफिनेशन दे देंगे और उसका ऑप्शन टिक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर डिवाइड जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, दो ड्रेनेज बेसिन को जो डिवाइड करता है या जिसके द्वारा दो ड्रेनेज बेसिन डिवाइड होते हैं उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। अब दूसरी बात आती है ड्रेनेज बेसिन क्या होती है। देखो, ड्रेनेज बेसिन क्या होती है, मान लो एक रिवर फ्लो कर रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो ट्रिब्यूटरीज जितना एरिया कवर करेगी वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा, ठीक है। अब दो ड्रेनेज बेसिन को मान लो एक इधर है और एक इधर ड्रेनेज बेसिन है, तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए वाटर डिवाइड कहा जाता है। जो भी चीज़ इसको डिवाइड करती है उसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपके। चलो, अब बात आती है कौन कौन से एग्जाम्पल है वाटर डिवाइड के। जैसे देखिए, एक ये है अरावलीज रेंज। अरावली की जो पहाड़ियाँ है, जो अरावली अरावली की रेंजेस है, वो भी एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करती है। उसके बाद शाहदरीज है हमारे, वो भी वाटर डिवाइडेड। दिल्ली रीजन वो भी वाटर डिवाइड का काम करती है। तो ये बेसिक बेसिक से टर्म्स है, ये आप जल्दी से देखते चले, ठीक है। सबसे पहले पेरिनियल रिवर क्या होती है। पेरिनियल रिवर वो होती है जो थ्रू द ईयर आपकी फ्लो करती है, मतलब ऐसी कोई पर्टिकुलर उसका वो नहीं होता, टाइम नहीं होता जब वो फ्लो करती है, जो कंटिन्यूस फ्लो करती है थ्रू आउट द ईयर, उसको पेरिनियल रिवर बोलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यही डेफिनेशन याद करनी है, यही पेपर में आएंगी अगर आएगी तो, ठीक है। उसके बाद एम्फेमेरल रिवर क्या होती है, जो रिवर रेनी सीजन में फ्लो करती है, जैसे रिवर लूनी है, वो आपकी एम्फेमेरल रिवर कहलाती है। उसके बाद कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से रिवर वाटर कलेक्ट करती है, जहाँ जो भी रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, चाहे वो लेक से करती है या कोई ग्लेशियर है, तो वो उसका कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आती है वाटरशेड। वाटरशेड क्या होता है, एरिया सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर। जैसे मैंने आपको वाटर डिवाइड के बारे में बताया था, तो उसी तरह से वाटरशेड भी है, जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से डिवाइड करता है, वो आपका वाटरशेड कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो ही पढ़ो, ठीक है। यही पेपर में आएगा, अगर आएगा तो क्वेश्चन, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन मैंने आपको बता दिया है, एक रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जितना भी एरिया कवर होता है वो उसका ड्रेनेज बेसिन होता है, ठीक है। और उस पैटर्न को हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है।
अब बात आती है ड्रेनेज बेसिन कि क्या-क्या साइज़ होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है जो रिवर बड़ी होगी वो बड़ा रिवर बेसिन बनाएगी, जो रिवर छोटी होगी वो छोटा बनाएगी। ये इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले मेजर, उसके बाद मीडियम और उसके बाद माइनर। इसकी रेंज होती है जैसे 2000 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम एरिया होगा उसका तो उसको हम माइनर बोलेंगे, 2000 से 20,000 के बीच में मीडियम बोलेंगे और ग्रेटर देन 20,000 हम किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा तो मेजर रिवर बेसिन होंगे। ठीक है, चलो अब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है एक पेपर में दे देंगे कि 4 ऑप्शन है और उसको आप ड्रेनेज बेसिन उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में या बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में लगाएं। तो सबसे इसका एक शॉर्टकट भी है, देखो मैंने एक शॉर्टकट भी है बनाया ये। सबसे ज़्यादा गंगा जी का है, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, नर्मदा। तो इनको आप याद रख लीजिए। गधा सिंह के गोद में, गधा से गंगा, सिंह से सिंधु, गोद से गोदावरी। उसके बाद कृष्ण से कृष्णा, ब्रह्म कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं, ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट याद करना है कर लीजिए, वरना सीधा आप रिवर भी याद कर सकते हैं। मैं तो सीधा याद करने में बिलीव करता हूँ, इतने में शॉर्टकट याद करूँगा, इतने में वही ना याद कर लूँगा, है ना। तो कृष्णा रिवर, उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद महानदी रिवर, उसके बाद नर्मदा रिवर। तो आप याद कर सकते हैं ड्रेनेज बेसिन इन रिवर्स का सबसे ज़्यादा गंगा जी का होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद ये बेसिक टर्म्स आती है अब हमारे पास, तो हम ये बेसिक टर्म्स अब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए एक रिवर फ्लो कर रही है और जो उसकी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी बोलते हैं किसी भी एरिया की, मान लो पहाड़ है वहाँ पे, झरने हैं, या जो भी उसका लैंडस्केप से आप एक तरह से समझ लो, अगर वो उस रिवर का पैटर्न उस एरिया के पैटर्न से रिलेट नहीं करता तो वो डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है, ये जल्दी जल्दी से फिनिश करेंगे, एक एक टर्म है, आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, सिर्फ समझते चलो। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज, ये पेपर में आ जाता है। देखो जो जो पेपर में आता है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, उस पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। एंटीसीडेंट ड्रेनेज और सुपर इम्पोज ड्रेनेज, ये पेपर में डेफिनेशन दे देगा। अब देखो इसको थोड़ा आप समझना, एक सेकेंड। देखो एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है, सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन देख लो। इन विच रिवर मेंटेन देयर ओरिजिनल कोर्स एंड पैटर्न डिस्पाइट द चेंज इन अंडरलाइंग रॉक ट्रोपोग्राफी। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई रिवर फ्लो कर रही है और उसके बाद उस एरिया में या उस टोपोग्राफी में कोई चेंजेस होते हैं, उन चेंज होने के बाद भी वो अपना जो पैटर्न है या जो उसका बहने का तरीका है वो नहीं बदलती। ठीक है, उसको हम एंटीसीडेंट ड्रेनेज बोलते हैं। जैसे हमारी इंदस नदी, या एक तरह से वो सारी नदियाँ जो हिमालय के बनने से पहले बह रही है, वो सब आपकी एंटीसीडेंट ड्रेनेज बेसिन बनाती है। ठीक है, जैसे इंदस नदी पहले से बह रही है, उसके बाद हिमालयाज़ बने, तो इंदस नदी ने हिमालयाज़ की वजह से अपना कोर्स चेंज नहीं करा, उसने अपना ओरिजिनल कोर्स ही रखा, तो उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब बात आती है सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज क्या होता है, सुपर इम्पोज होता है, देखो मान लो एक ये एक ज़मीन है या जगह है जहाँ पे ये रिवर बह रही है। ये जो ज़मीन है ये पहले सॉफ्ट है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, जैसे जैसे ये रिवर बहती चली गई, ये यहाँ से मिट्टी हटाती गई और ये नीचे, मतलब नीचे को अपनी डेप्थ में बहती चली गई और नीचे जाके ये हार्ड रॉक पे एक तरह से बहने लगी। उसके बाद मतलब कटाव बंद हो गया, तो वो रिवर जो डेफिनेशन देखते हैं, दिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न कट्स डीपर थ्रू द एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म। जो ये इसका एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म था, इसको ये काट के बहती है और अपना ओरिजिनल कोर्स ही मेंटेन करके रखती है। ठीक है, मान लो पहले ज़मीन सॉफ्ट थी, उसके बाद ये वहाँ से मिट्टी वगैरह हटाती चली गई और थोड़ा डीप बहने लगी, लेकिन अपना कोर्स चेंज नहीं करा, जो भी अपने बहने का तरीका था
या जो भी अपना रास्ता था, एक तरह से देसी भाषा में कह लो, वो चेंज नहीं करा, तो उसको हम सुपर इम्पोज ड्रेनेज बेसिन बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ना। ठीक है, उसके बाद कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। द पाथ ऑफ द रिवर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्लोप ऑफ द रिवर। अगर किसी रिवर के बहने का जो तरीका है वो उसके स्लोप या टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, तो उसको आप कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डेंड्रिएटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिएटिक ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि मैंने एक फिगर भी बनाई है, आपको दिख रहा होगा। ये जैसे पेड़ की शाखा होती है, इस तरह से बहती है ना, ये रिवर ये इधर बह रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से एक तरह से पेड़ की शाखा बना लेती है, तो उसको हम डेंड्रिएटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होती है? शॉर्ट सब्सिक्वेंट स्ट्रीम मीट्स द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। कहने का मतलब है, ये मेन स्ट्रीम बह रही है और जो इसकी छोटी नदी आई है, इसको 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो उसको हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखो, उसके बाद एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। छोटी छोटी डेफिनेशन है, सब देखते चलेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल। अगर वो एक्यूट एंगल पे ज्वाइन करेगी, तो मतलब 90 डिग्री से कम एंगल पे ज्वाइन करेगी, तो एंगुलर ड्रेनेज पैटर्न होगा। उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, नाम से ही पता चल रहा है, मेन स्ट्रीम बैंड्स एट राइट एंगल्स एंड द ट्रिब्यूटरीज जॉइन एट राइट एंगल क्रिएटिंग द रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये देखिए, मान लीजिए ये एक मेन स्ट्रीम बह रही है, ये इसको ये बैंड हो गए 90 डिग्री पे, और इधर से इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ गई, वो भी 90 डिग्री है, तो एक तरह से रेक्टेंगुलर बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये पहले की तरह रेडियस नाम से ही पता चल रहा है। द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम ए समिट फॉलो द स्लोप डाउनवर्ड एंड ड्रेन इनटू ऑल डायरेक्शन। मतलब एक तरह से रेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे रेज होती है ना इस तरफ से। ठीक है, जैसे अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ये अमरकंटक प्लेट्यू है, इधर से सोन नदी निकलती है, एक तरफ से नर्मदा महानदी, इस तरह से रिवर निकलती है, तो उसको हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोल देंगे। ठीक है, चलो, अच्छा, जिसको कोई भी टॉपिक पे डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, ये नोट्स वैसे सफिशिएंट है अगर आप कोई भी 4200 ग्रेड पे तक का पेपर दे रहे हो। ठीक है, पीसीएस तक का इसमें से आपको बहुत 90% आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर ड्रेनेज पैटर्न, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सर्कुलर ड्रेनेज। उसका क्या होता है? सर्कुलर, मतलब सर्कुलर फॉर्म में अगर ये अपना ड्रेनेज बनाती है, तो उसको हम एनुलर बोलेंगे। ठीक है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ये भी नाम से पता चल रहा है। पैरेलल क्या होगा? अगर दो ट्रिब्यूटरीज पैरेलल बहती है, तो उसको हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बना बोलते हैं, अगर वो पैरेलल अपने ड्रेनेज पैटर्न बनाती हुई चलती है। उसके बाद सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल भी आपको पता है, नाम से ये भी पता चल रहा है। सेंट्रीपिटल मतलब एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है ना, तरह से टुवर्ड्स द सेंटर अगर कोई पैटर्न बन रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एक जगह पे, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है ना इस पे, तो वो आपका सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। उसके बाद डिरेंज्ड डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न। डिरेंज्ड, जैसे नाम से ही मतलब पता चल रहा है, कोई इसका अरेंजमेंट नहीं है। जैसे रिवर ये बह रही है, यहाँ ये ऐसे ही इकट्ठा हो गई, फिर बहना शुरू हो गई, फिर इधर से चली गई, फिर एक इधर से आई, इधर से यहाँ पे जगह बना ली, पानी भर गया, फिर इधर से, तो एक तरह से अनकोऑर्डिनेटेड पैटर्न है इसका, मतलब कोई कोऑर्डिनेट नहीं है आप उसमें। ठीक है, ये आपका डिरेंज ड्रेनेज पैटर्न हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ये भी देखिए, ये आप याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन विच कॉन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्रिब्यूटरी विद द मेन रिवर इज characterized by a discordant junction when the tributaries flows in opposite direction to the main stream। देखो क्या होता है, मान लो ये इधर से मेन स्ट्रीम आ रही है। ठीक है, ये मेन स्ट्रीम बह रही है, जो मेन रिवर है, इसके इधर से ट्रिब्यूटरीज आ रही है। कहने का मतलब है, अगर ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रिब्यूटरी मेन स्ट्रीम के, तो उसको हम ये बोलेंगे बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है? ओरिजिनल स्ट्रीम, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रीम होती है, रिवर विच फ्लो द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप आर नोन एज कॉन्सिक्वेंट रिवर। जो हमारी
एक तरह से मेन रिवर है या ओरिजिनल स्ट्रीम है, उसको हम कॉन्सिक्वेंट रिवर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। उसके बाद चलते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। सब्सिक्वेंट रिवर क्या होती है? सब्सिक्वेंट रिवर इज स्ट्रीम दैट हैव जनरली डेवलप्ड आफ्टर द ओरिजिनल स्ट्रीम। मान लीजिए एक मेन रिवर है, वो बन चुकी है, उसके बाद कोई अगर उसमें ज्वाइन हो रही है, उसके बाद उसका फॉर्मेशन हो रहा है स्ट्रीम का, तो वो आपकी सब्सिक्वेंट रिवर, मतलब एक तरह से उसकी सहभागी। देखो ये आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है और ये इधर से इसकी सब्सिक्वेंट रिवर ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये सब आप क्लियर हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ से आप यहाँ से मतलब यहाँ तक आपके ये इंपॉर्टेंट टर्म्स याद हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार और देख लो आप जल्दी जल्दी से, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर होगी तो कमेंट करना, मैं एक बार और आपको बता दूंगा दोबारा से शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा आज का जो मेन टॉपिक है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में ये देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, और ये 11,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। टोटल लेंथ पूछी जाती है पीसीएस के पेपर में 2,880 किलोमीटर, और भारत में जो ये ट्रेवल करती है वो 1,114 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। ये देखो, ये है आपकी इंडस नदी। सबसे पहले जो मैं ये रेड से बना रहा हूँ, ये आपकी मेन इंडस नदी है, ठीक है, ये रही, ओके। इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐड होती है, जैसे झेलम नदी, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। इधर से ये मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इधर से नुब्रा रिवर आती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज अभी हम सारे पढ़ेंगे, आप याद कर लेना, ठीक है। गिलगिट, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, इनके अलावा और भी बहुत है, लेकिन ये पढ़ोगे आप मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। इन्हीं में से मिल जाएगा आपको, आप उस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, ठीक है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बोखरचू ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक इन कैलाश माउंटेन रेंज, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आप बताऊंगा। तिब्बत में सिंघी खंबन बोलते हैं, जिसको हम लायंस माउथ भी बोलते हैं। लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है। मैंने आपको माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था लद्दाख और जस्कर रेंज के बारे में, उनके दोनों के बीच में से फ्लो के निकलती है। लेह डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की उस जो ज़िला है उसमें ये फ्लो होती है। उसके बाद क्या है, नियर अटोक, अटोक के पास क्या है? अटोक एक जगह है, ये काबुल नदी रिसीव करती है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। चिल्लार एक जगह है पाकिस्तान में, दर्दिस्तान रीजन में, वहाँ से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। वहाँ पे क्या होता है, काबुल नदी इसको राइट बैंक से ज्वाइन करती है, ठीक है। अब देखिए पेपर में सवाल कहाँ से आता है, पेपर में सवाल यहाँ से आता है ज़्यादातर, ये दो, वो पूछ लेगा इसमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो ये सब आप याद कर लो भाई, रट लो। खुर्रम ये आपकी राइट बैंक है। श्योक वो डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, वो भी आप डायग्राम एक बार देख लेना। गोमल, गिलगिट, सांगर, विबोय, टोची। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सुरु, द्रास, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको याद करनी है ऐसे, ठीक है। 5-6 बार पढ़ो, याद करो, घूमते हुए याद करो, कैसे भी याद करो, ठीक है। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो भाई याद करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, श्योक रिवर के बारे में जानते हैं। श्योक रिवर क्या है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसको हम रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं इन यारकांडी, उगुर एंड काराकोरम रीजन, ये दो रीजन में हम इसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंडस रिवर साउथवर्ड में बहती है, और पंचनाड बोलते हैं 5 रिवर्स पंजाब, जो सतलुज, रावी, चेनाब, ब्यास, झेलम है। मेठानकोट एक जगह है जहाँ पे ये एक तरह से पंचनाड मतलब पांचों रिवर आपस में मिल जाती है, कहाँ पे? मेठानकोट में, ठीक है। उसके बाद द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इट्स वाटर इन अरेबियन सी, ठीक है, साउथ ऑफ कराची, फॉर्मिंग ए डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बनाती है
और अरेबियन सी में, उसके बाद उस कराची के साउथ में ये अपना पानी समुद्र में, मतलब ये मिल जाती है समुद्र में जाके, ठीक है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? आप सब जानते हैं 1960 में हुई थी। तीन ईस्टर्न जो नदी रिवर है, रावी, ब्यास, सतलुज, वो इंडिया के मतलब वो इंडिया, उसका पानी इंडिया यूज़ करेगा। इंडस, झेलम, चेनाब ये तरह से पाकिस्तान यूज़ करेगा। whereas both the countries share water of all the rivers, India can use only 20% water of total water covered by the Indus river system। ये देखो, इंडिया सिर्फ क्या हुआ था इस ट्रीटी में, सिर्फ 20% वाटर यूज़ करेगा इंडस या इंडस रिवर या जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये जब ट्रीटी हुई थी, इन तीन नदी को बोला गया था ये पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडस, झेलम, चेनाब को पार्ट ऑफ पाकिस्तान बोल दिया गया था। और इन सारी नदियों का 20% पानी ही सिर्फ भारत यूज़ करेगा। 1960 में ये हुई थी, ठीक है। इतना बहुत है जानने के लिए। उसके बाद मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में द्योब के बारे में बताया था। द्योब क्या होता है? लैंड बिटवीन टू रिवर्स, दो नदी बह रही है, अगर उनके बीच में कोई एक ज़मीन है तो उसको हम द्योब बोलेंगे। तो ये बहुत सारे द्योब है, जैसे बिस्ट द्योब। बिस्ट द्योब किस किस के बीच में है? ब्यास और सतलुज के बीच में है। बारी द्योब ब्यास और रवि के बीच में है। रचना द्योब रावी और चेनाब के बीच में है। छज द्योब चेनाब और झेलम के बीच में है। सिंध सागर द्योब झेलम और इंडस के बीच में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में, जो इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। जो बेसिक चीज़ है जो एग्जाम में पूछते हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ने के, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ने के, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है। बहुत सारा सिलेबस है भाई, सब चीज़ पढ़नी है, एक सब्जेक्ट से कभी भी पेपर क्लियर नहीं होता, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है, सब कवर करके चल रहे हैं। एनसीईआरटी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है एक दो, वहाँ से भी सब जगह से नोट्स बनाया है भाई, बहुत बहुत सालों की मेहनत है, ठीक है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। चलो, उसके बाद हम देखते हैं झेलम नदी के बारे में, जिसको हम वितास्ता भी बोलते हैं, ठीक है। और आप नोट्स देखोगे हर चीज़ बिल्कुल जो चीज़ जहाँ पे समझाने की है वहीं पे लिख रखा है। ये 724 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है जिसमें ये बहती है, एक तरह से बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग एक जगह है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पीर पंजाल रेंज में, कश्मीर में पीर पंजाल रेंज है, उसमें एक वेरीनाग जगह है, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद चेनाब नदी को कहाँ ज्वाइन करती है? चेनाब नदी को ज्वाइन करती है झंग, एक जगह है पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ से ये चेनाब को ज्वाइन करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज देखो, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी है, लेकिन हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। जैसे झेलम की जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? लीडर है, सिंध है और नीलम है, इसको हम किशन गंगा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। चेनाब नदी को हम अस्कनी भी बोलते हैं, 1180 किलोमीटर है और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, इंडिया में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दो नदी से बनती है, एक चंद्रा नदी और एक भागा नदी। इस वजह से जो चंद्र और भागा टंडी में ज्वाइन होती है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है टंडी, ठीक है, वहाँ पे चंद्र नदी और भागा नदी ज्वाइन होती है, जिस वजह से इस नदी का नाम चंद्रभागा भी है, ठीक है। तो चेनाब नदी का नाम चंद्रभागा भी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बारालाचा पास हिमाचल में। मैंने आपको पासिस भी पढ़ाया है, अगर पासिस आपने नहीं देखे हैं, पासिस से भी क्वेश्चन आता है, इससे पिछली वीडियो में जाइए, पूरी वीडियो देखिए, आराम से देखिए, आधे घंटे में आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा ही पढ़ा है, ठीक है। तो बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और लेह लिहुल स्पीति रीजन है जस्कर रेंज में, ठीक है। तो जस्कर रेंज से ये भी ओरिजिनेट होती है। उसके बाद रिसीव वाटर ऑफ झेलम, रावी, सतलुज, तीनों नदी इसमें आके मिल जाती है, ठीक है, तीनों नदी का पानी इसमें मिलता है। अच्छा, इन नदी के ऊपर डैम भी बने हुए हैं, तो वो भी मैं साथ के साथ बताता चलूँगा, वो आपको याद रखनी है, डैम भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, डैम वगैरह सब याद रखो, स्टैटिक जीके में भी पूछते हैं और ज्योग्राफी में भी पूछते हैं। जैसे इस पे जो दुलहस्ती एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, मैंने इस ऊपर स्टेट का नाम भी लिख रखा है। उसके बाद सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, ये भी इसी नदी पे है, और बगलिहार प्रोजेक्ट है इसी नदी पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे।
तीसरी ट्रिब्यूटरीज रावी है, जिसको हम पुरुषनी भी बोलते हैं, 725 किलोमीटर। अच्छा, पेपर में कभी कभी डिस्टेंस भी आ जाता है कि जो इंदस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं पांचों, इसको आप डिस्टेंस के हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए, तो आप ये भी चीज़ याद कर लो, ठीक है। लेकिन ये पीसीएस के पेपर में आएगा, इनसे जो आपके असिस्टेंट या यूपीएसआई या सीजीएल में मुश्किल ही पूछते हैं। सीजीएल वाले कभी कभी अगर भाई दिमाग घूम जाए तो पूछ लेते हैं। ये क्या है, वेस्ट ऑफ रोहतांग पास है आपके कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? रोहतांग पास से, ठीक है, ये पास है। उसके बाद ये धौलाधर रेंज एक डीप गोर्ज बनाते हैं। धौलाधर रेंज मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, हिमाचल प्रदेश में है। रावी जॉइंस चेनाब, ये चेनाब नदी को जॉइंस करती है सराय सिंधु में। पाकिस्तान में एक जगह है सराय सिंधु, वहाँ पे ये चेनाब नदी को जॉइन कर दी है। सारी जो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो सारी चेनाब में ही आके मिलती है, ठीक है। पेपर में एक बार सवाल आया था कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो चेनाब है, क्योंकि सारा ये नहीं आया था, ये आया था कि सबसे ज़्यादा पानी कौन शायद वो करती है, तो वो चेनाब ही करती है, क्योंकि सबका पानी चेनाब में ही आके मिलता है, ठीक है। उसके बाद है ब्यास। ब्यास के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम विपाशा भी बोलते हैं। 460 किलोमीटर इसका डिस्टेंस ये लंबी है। ब्यास कुंड रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, इम्पोर्टेंट है भाई, ये सब पढ़ लो दोस्तों, याद कर लेना, बिल्कुल रट लेना, ठीक है। 2-3 बार वीडियो देख लेना। ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, धौलाधर रेंज में ये भी गोर्ज बनाती है। उसके बाद सतलुज नदी से जॉइन होती है ये पंजाब में। पंजाब में एक हरिक हरिक की जगह है जहाँ से सतलुज नदी में मिल जाती है। उसके बाद सतलुज चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। भारत का जो लॉन्गेस्ट कैनाल है, ये आप याद रखेंगे, इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान में है, वो इसी नदी पे है। और फरक्का बैरेज एक पंजाब में एक जगह वो है, बैरेज है, वो भी मतलब एक तरह से इसी रिवर पे है। जो ये पंजाब में है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखो, हरिके बैरेज पंजाब में है, वो भी इसी रिवर पे है, और इंदिरा गांधी कैनाल एक राजस्थान में है, भारत का सबसे लंबा कैनाल है, वो भी इसी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सी रिवर पे? ब्यास पे। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आती है सतलुज नदी के बारे में, हम आप पढ़ेंगे सतलुज नदी के बारे में, ठीक है। सतलुज को आप जैसे पता है सतोदरी के नाम से भी जानते हैं। 1450 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। रकास लेक रिवर मानसरोवर, ठीक है, ये भी तिब्बत से मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे इसको लेंगचिन खम्बेब के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट है भाइयों, याद रखो, पेपर में पूछते हैं, जब भी रिवर से क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा। ये एक तरह की एंटीसीडेंट रिवर है। मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट रिवर कौन सी होती है। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो अपने ओरिजिनल कोर्स को मेंटेन करती है, या जो हिमालयन के ओरिजिनेट होने से भी पहले की है। उनके बाद हिमालय पहाड़ी बनी, लेकिन रिवर अपने अपना रास्ता नहीं बदला, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लो पैरेलल टू इंदस नदी के पैरेलल फ्लो करती है, लगभग 400 किलोमीटर बिफोर एंट्रिंग इंडिया। इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? सिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिपकिला पास से ये एंटर करती है, ठीक है। सतलुज नदी इंडिया में कहाँ से एंट्री करती है? शिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और 400 किलोमीटर इंदस नदी के पैरेलल बहती है, ठीक है। उसके बाद भाखड़ा नाकल डैम, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, इसी नदी पे है। नापथा जाकरी डैम या फिर गोविंद सागर डैम इसी नदी पे है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। देखो, हम पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि एक बार वो पढ़ लिया एक बार वो पढ़ लिया। अगर आप जैसे डैम है इस नदी पे है, तो ये डैम आप यहीं पे याद करो, कौन से रिवर पे बने हुए हैं, कौन से स्टेट पे बने हुए हैं, आपके डैम्स भी यहीं से पक्के होते चलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। चलो दोस्तों, आज यहीं पे हम अपना ख़त्म करते हैं। लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो गया है। आज हमने पढ़ा बेसिक टर्म्स के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, और इंदस रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, और कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक कौन कौन सी है, ठीक है। ये सब आज चीज़ हमने पढ़ी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको
किसी भी चीज़ में डाउट हो या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप दीजिए, और मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जितना भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो भी अगर 1% भी मेरी कंट्रीब्यूट रहा आपकी नौकरी लगने में, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ किया है। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे, मैंने स्टैटिक जीके भी पढ़ा रखी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप स्टैटिक जीके मेरे चैनल पे जाके देखिए, काफ़ी अच्छे मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रखी है, और मैं हर दूसरे तीसरे दिन 2-2 वीडियो डालता रहता हूँ। उससे आपकी स्टैटिक जीके भी आपकी साथ-साथ होती चलेगी, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आप पढ़ो और जल्दी अगले पार्ट में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप जब दूसरा पार्ट आए तो आपको एकदम पता चल जाए, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।